नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, विपक्ष की मजबूती के आगे सरकार की बेबसी बढ़ती ही जा रही है और ये बेबसी एक आध जगह नहीं बल्कि चारों तरफ दिख रही है। जुमले का सहारा लेकर कहूं तो संसद से सड़क तक विपक्ष मजबूत और सरकार मजबूर दिख रही है। संसद में बीजेपी एनडीए के साथ बहुमत का आंकड़ा लेकर बैठी है, लेकिन फिर भी वो मनमानी नहीं कर पा रही है और उसे अपनी पुरानी कुटिल चालें चलनी पड़ रही हैं, जैसे विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए माइक ऑफ करना। आज इस कुटिल चाल से लोकसभा में राहुल गांधी और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे को निशाना बनाने की कोशिश की गई। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ही नीट पर चर्चा की मांग कर रहे थे, राहुल लोकसभा में और मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में, और बीजेपी जाहिर तौर पर इस चर्चा से बचना चाह रही थी, भागना चाह रही थी, इसलिए राहुल का माइक बंद हुआ और वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी ऐसा ही हुआ। आइए सबसे पहले राहुल गांधी के साथ लोकसभा के अंदर जब राहुल गांधी उठे, नीट पर बात करना चाहते थे तो क्या कुछ हुआ उसे पहले सुन लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले आइए राहुल गांधी को देखिए। आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए। जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। मान्य सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, आप पूरा समय राष्ट्रपति अभिभाषण पर हर विषय में बोल सकते हैं। 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा। 2 मिनट का विषय नहीं है, आप पूरा मेंशन करो, पूरा विषय रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ऐसा नहीं, एक व्यवस्था है। तो सुन रहे थे आप यहां मल्लिकार्जुन खड़गे को। अब सुनते हैं, इससे पहले राहुल गांधी की बात को यहां पूरी नहीं होने दी गई और उधर राज्यसभा में जब मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए और नीट पर वो अपनी बात रखना चाहते थे तो उनके साथ भी कमोबेश ऐसा ही हुआ। अब जरा देख लेते हैं, सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में जब राज्यसभा में खड़े हुए तो क्या कुछ उनके साथ हो रहा है, देखिए। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। नीट का एग्जामिनेशन बार बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। आई डू नॉट तो क्या है 7 साल में 70? आई एम नॉट गेटिंग नो लीडर ऑफ द अपोजिशन इज एक्सपेक्टेड टू कन्फाइन टू द इशू। नो सॉरी प्लीज सर बैठिए प्लीज take your seat. Take your seat. Nothing will go on record. Dr. Jitendra Singh. तो आपने एक चीज केयर किया होगा दोस्तों कि यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे, उनके माइक को भी ऑफ कर दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज पीछे से आ रही है लेकिन माइक से उनकी आवाज नहीं आ रही है और इसका नतीजा यह हुआ कि मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ सांसद और राजनेता को वेल में आने पर मजबूर होना पड़ा। और इसके बाद अब बीजेपी इसमें संसदीय मर्यादाओं की दुहाई दे रही है, लेकिन उसे यह पता होना चाहिए कि अब विपक्ष पहले की तरह नहीं रहा। राहुल गांधी को आज जब संसद में नीट पर बात नहीं करने दी गई तो उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपनी बात रखी। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी, जरा उधर भी आते हैं। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने अपनी बात रखी है और राहुल गांधी
ने सोशल मीडिया पर आकर सीधा सीधा नीट के मामले पर वो क्यों अपनी बात रखना चाहते थे, सदन में विपक्ष क्यों अपनी बात रखना चाहता था, ये सब कुछ राहुल गांधी बता रहे थे। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी को। Good afternoon, and this is for all the students who took NEET and also the students who are taking other competitive exams in the country. There's been a disaster as far as NEET is concerned. Everybody knows that the paper was leaked. People made thousands of crores of rupees. And the students were hurt, were damaged. The students studied for years. It's their dream, their aspiration to enter the medical field, and that dream and aspiration has been destroyed and ridiculed. And that is why yesterday in the opposition meeting, I personally raised this issue and I said, look, to send a message to the students that we care for them, we believe in them, they are the future, we need to spend one day discussing NEET. And there was a unanimous agreement among all opposition parties that yes, a discussion on NEET, a one-day discussion on NEET is required and should be. तो यहां साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी अगर जनता की बात को संसद में नहीं उठाने देगी तो विपक्ष सोशल मीडिया के सहारे भी उन बातों को उठा सकता है और सरकार को जवाब देने पर मजबूर कर सकता है। यह बात माइक ऑफ करने वालों को शायद समझ में आ जाए। ओम बिरला अगर यह कहते हैं कि माइक उन्होंने बंद नहीं किया तो फिर स्पीकर होने के नाते उन्हें इस बात की जांच तो करवानी ही चाहिए कि संसद में नेता प्रतिपक्ष का माइक ऑफ करने वाला कौन है और उसने ये काम किसके कहने पर किया। लेकिन ओम बिरला को पहले सुनते हैं। ओम बिरला ने जब राहुल गांधी बात कर रहे थे और ओम बिरला आसंदी पर थे, राहुल गांधी के माइक को ऑफ कर दिया गया। उधर वैसा ही हाल राज्यसभा में भी हुआ मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। ओम बिरला यहां सफाई दे रहे हैं, पहले सुन लेते हैं ओम बिरला सफाई क्या कुछ दे रहे हैं। ओम बिरला ने साफ साफ यहां कहा है कि माइक मैंने बंद नहीं किया, स्विच मेरे पास नहीं होता है। यानी माइक ऑफ करने का स्विच अगर ओम बिरला के पास नहीं है तो स्विच किसके पास है? और अगर यह बात ओम बिरला को पता नहीं है तो किसको पता होना चाहिए यह बात कि आखिर ओम बिरला के बिना कहे, बिना इशारे पर आप ये काम कैसे कर रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात और इस घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा हो रही है। उस वीडियो को शेयर किया जा रहा है जहां ओम बिरला साफ साफ कह रहे हैं कि माइक मैंने बंद नहीं किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि स्विच ऑफ करने के लिए मेरे पास यहां कोई गुंजाइश नहीं है। तो किसके इशारे पर सदन में नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रख रहा है और किसके इशारे पर कोई और है जो जिसके इशारे पर काम हो रहा है यह माना जाए? आइए जरा सुन लेते हैं पहले इस पूरे घटनाक्रम को, सुनिए। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहां कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं। तो सुना आपने, यहां साफ साफ कह रहे हैं ओम बिरला कि माइक ऑफ का वो स्विच हमारे पास नहीं है। तो वही सवाल उठता है कि आखिर ये स्विच किसके पास है? किसके इशारे पर सदन के अंदर बोलने वाले नेताओं के स्विच को, वो भी खासकर विपक्षी दलों के सांसदों के स्विच ऑफ किए जा रहे हैं? उधर वेल में जब जाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे तो उन पर भी, और वो अपनी बात अपनी तरफ वो बात करने दिखाने की कोशिश करते हैं। आसंदी पर बैठे हुए राज्यसभा के सभापति को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई देखता तक नहीं है। और यह पहली दफा होता है कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष वेल में चला आता है और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बाहर निकलते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे मीडिया से चर्चा करते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। देखिए, ये उनकी गलती है, मैं बोल सकता हूँ चेयरमैन साहब की। मैंने हाथ उठा रहा था, 10 मिनट हाथ उठाते खड़ा रहा और बैठे जगह भी मैं अपने जो पार्लियामेंट्री रूल्स होते हैं उसको ऑब्जर्व किया, लेकिन उन्होंने हमारे तरफ देखा ही नहीं। उस वक्त मुझे अंदर जाकर उनका ध्यान खींचने के लिए मैं अंदर गया,
लेकिन फिर भी वो उधर देख रहे नहीं थे। जब लोग पूरे मेंबर्स अंदर आए तब मैं बाहर आया। मैं तो वहाँ खड़ा भी नहीं हुआ था, सिर्फ मैं ध्यान खींच रहा था, मेरे तरफ देखे नहीं, सिर्फ उधर रूलिंग पार्टी पे देख रहे। यानी उन्होंने मेरे को इंसल्ट किया। कभी भी हाथ उठाते जब उसको देखकर रूल्स के मुताबिक मैं ध्यान खींचता हूं तो वो मेरे तरफ देखना चाहिए। उसके बजाय मेरे तरफ पर्पसली मुझे इग्नोर करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए उन्होंने वैसा किया। तो मेरे को क्या बचता है? तो उनका ध्यान खींचने के लिए या तो अंदर जाना पड़ेगा या ठहरे जगह ही बहुत जोर जोर से चिल्लाना पड़ता था। तो ये गलती मैं जरूर कहूंगा चेयरमैन साहब की है और इसीलिए मेरे को कहना है कि आइंदा वो ऐसा मत करे। कम से कम इस राज्यसभा की गरिमा रखने के लिए वो कहते हैं ना, खुद हमारे जैसे तो कम से कम चेयरमैन साहब इस राज्यसभा की गरिमा को बनाए रखने के लिए ऐसी गलती न करें कि एक एलओपी को यानी लीडर ऑफ अपोजिशन को, राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे को वेल में आकर के अपनी बात कहनी पड़े। यह बात सदन के अंदर की है दोस्तों, लेकिन बहुत दूर तक गई है, जहां दोनों सदनों में एक तरफ राहुल गांधी के माइक को ऑफ किया जाता है, दूसरी तरफ ऑफ किया जाता है मल्लिकार्जुन खड़गे की माइक को। खैर, संसद का हाल आपने देख लिया। इधर बीजेपी की बेबसी एनडीए के भीतर भी नजर आ रही है दोस्तों। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं, आज ही वो दिल्ली पहुंचे और अगले 2 दिन तक वो जेडीयू यानी अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अहम फैसले लेने वाले हैं। नीतीश ने यह बैठक पटना या बिहार के किसी और शहर में न करके दिल्ली में क्यों की है? बीजेपी इस गुत्थी को भी सुलझाने में लगी हुई है, क्योंकि राजनीति में दिल्ली आने का मतलब क्या होता है, इस बात को भी बीजेपी बेहतर जानती है। नीतीश कुमार की हां या ना पर एनडीए का भविष्य टिका है और इसी तरह एनडीए पर एक खतरा और अब राजस्थान में, माफी चाहूंगा, झारखंड में भी खड़ा हो गया है, क्योंकि हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। जनवरी से लेकर जून तक हेमंत सोरेन को सलाखों के पीछे रखने के बावजूद बीजेपी को झारखंड में वो फायदा नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी और अब हेमंत सोरेन बाहर आ गए हैं तो बीजेपी की बेबसी किस तरह बढ़ेगी ये देखना होगा। सोरेन ने बाहर आकर मीडिया से बात की है। हेमंत सोरेन बाहर आकर मीडिया से क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जरा सुन लेते हैं। चर्चा आगे बढ़ाएंगे, बहुत कुछ इस पिटारे में है और यहां से समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया की बढ़ती मजबूती के आगे कैसे बेबस है मोदी सरकार या एनडीए सरकार। इन सब की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे। पहले सुनिए हेमंत सोरेन को। मैं अब विगत 5 महीनों के बाद जेल से बाहर आया हूं और इन 5 महीनों का जो वक्त था, मुझे लगता है इस राज्य के लिए, हमारे झारखंडी भाइयों के लिए, यहां के मूलवासी आदिवासियों के लिए बहुत ही चिंतनीय महीने रहे हैं। आपको पता है और पूरे देश को पता है कि मैं किस लिए जेल गया था और अंतोगत्वा न्यायालय ने अपना न्याय सुनाया है और उसी के तहत मैं आज बाहर हूं। मैं न्यायालय का आदर। तो उधर हेमंत सोरेन अब बाहर आ गए हैं। दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट पे आइए अब चर्चा करेंगे कि कैसे दिल्ली से लेकर बिहार और महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक एनडीए दिख रही है मुश्किल में और कैसे विपक्ष बेबस कर रहा है बीजेपी को। इंडिया की बढ़ती मजबूती के आगे बेबस मोदी सरकार या एनडीए सरकार कैसे है, इन सब की चर्चा, इन सब की परतें गुत्थी सुलझाने की कोशिश, परतें खोलने की कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम में। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में। हमारे
हमारे साथ देखिए इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रमोद अग्रवाल जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हेमंत सोरेन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय कुमार सिंह साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे हेमंत जी आपके पास आना चाहता हूं। हेमंत जी, दिल्ली आ चुके हैं, इधर नीतीश कुमार, दिल्ली में जो कुछ चल रहा है वो नीतीश बाबू भी देख ही रहे होंगे, और इन सबके बीच क्या कुछ खबरें बिहार से, क्योंकि कल से बिहार काफी चर्चा में है, और स्पेशली मैं आज चाह रहा था कि आप इस कार्यक्रम में जुड़िए, और बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप जुड़े भी, और जरा आपके जरिए अपने तमाम दर्शकों तक ये बात जरूर पहुंचाना चाहता हूं कि यहां से देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है, क्या कुछ दिखाई देता है बिहार से दिल्ली तक आपको? नीतीश जी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, लेकिन इससे पहले बिहार की एक खबर मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो बिहार में जो पेपर घोटाले को लेकर के जो कल जो एक रिपोर्ट आई आर्थिक अपराध इकाई की ओर से, प्रेस को एक रिलीज जारी किया गया था, और उसमें उस रिलीज में जो सिपाही भर्ती घोटाला हुआ था, जो पिछले साल 1/10/23 को वो उसकी परीक्षा हुई थी और उसका पेपर 4-5 दिन पहले लीक हो गया था। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात आई है कि वो ये है कि उस परीक्षा का जो पेपर था, उस पेपर को छापने का ठेका एक कोलकाता की एक ऐसी कंपनी को दिया गया था जो सेल कंपनी थी। आर्थिक अपराध इकाई ने अपनी रिपोर्ट में, अपनी जांच में इस बात को एस्टेब्लिश किया और कहा है कि वह एक ऐसी कंपनी थी जिसका कोई अता पता ही नहीं था। तो ये जो गठजोड़ है वो आप सिपाही भर्ती परीक्षा से लेकर के और ऊपर आज जिसको लेकर के संसद में नीट को लेकर के जो हंगामा हो रहा है, आप देखें कैसे लग रहा है कि धनखड़ साहब और उधर बिरला साहब दोनों मीटिंग करके आए थे कि हमको इनको बोलने नहीं देना है। ये स्कूल के टीचर की तरह उनको डिक्टेट कर रहे थे कि आपको सिर्फ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही अपने आप को केंद्रित रखना है। लग रहा था कि संसद में विपक्ष का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कोई परीक्षा देने के लिए आए हुए हैं कि आपको उसी पर अपना आंसर लिखना है। तो इस तरह की जो पूरी हरकत है वो साफ साफ दिखा रही है कि लग ही नहीं रहा है कि बीच में कोई चुनाव भी हुआ है 2024 में। लग रहा है कि सब कुछ उसी तरह आगे बढ़ रहा है जैसे 2024 से पहले चल रहा था। विपक्ष के खिलाफ जो ये पूरा दुश्मन देश की तरह जो व्यवहार किया जा रहा है, उसने एक तरह से जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनकी भी चिंता बढ़ा दी हुई है। और ये जो आशंकाएं जो जताई जा रही है कि खास करके जेडीयू और उससे भी अधिक टीडीपी के सांसदों पर इनकी दृष्टि लगी हुई है। ये चाहते हैं कि धीरे धीरे जैसे समय बढ़े इनके सांसद हमारे नजदीक आए, हमारे फोल्ड में आए, और इनकी कोशिश है कि जो इनकी निर्भरता जो उधर है उसको कैसे खत्म किया जाए। ये चिंता नीतीश कुमार को भी सता रही है और यह चिंता नायडू को भी सता रही है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो मुंगेर से सांसद हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, इसके पहले वो पार्टी के नेता लोकसभा में थे, लेकिन इस बार उनको पार्टी का लीडर नहीं बनाया गया है लोकसभा में, दिलेश्वर कामत को ये जिम्मेवारी दी गई है। तो उसका दोनों तरफ इसका इशारा है, एक तो ललन सिंह पर जो अविश्वास है वो, और दूसरा अति पिछड़ों को साधने की सामने में बिहार में जो बिहार विधानसभा का चुनाव अगले साल होने वाला है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए नीतीश कुमार की जो मौजूदगी है, और नीतीश कुमार अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यहां पर कर रहे हैं, अब सब पूरी ये हम लोग की निगाह इस बात पर है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एजेंडा क्या क्या लिया जाता है और उस एजेंडे पर उनकी राय क्या निकल करके आती है।
महत्वपूर्ण बात ये देखने को होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्रीय एजेंडा, एक्चुअली नीतीश कुमार की बैठक, उनकी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यहां दिल्ली में है और नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं और उनके तमाम वरिष्ठ नेता दिल्ली में हैं और यहां से क्या कुछ निकल के आता है इसकी चर्चा कल से खूब हो रही है। इसलिए हो रही क्योंकि अश्विनी चौबे का जब से बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब पार्टी का नेतृत्व और बिहार का नेतृत्व पार्टी के हाथ में होना चाहिए। बिहार का नेतृत्व पार्टी के हाथ में, यानी पार्टी कौन? बीजेपी। बीजेपी के हाथ में बिहार का नेतृत्व होना चाहिए और इसके बाद से चर्चा सियासी गलियारे में खूब हो रही है और कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच अनबन है, और ये अगर ये अनबन है तो क्या नीतीश बाबू इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुछ फैसला लेने वाले हैं? ऐसा है तो क्या कुछ होने जा रहा है, इसके आगे की क्या राजनीति होगी, इन सब पे खूब चर्चा चल रही है। हम लोग भी थोड़ी बहुत चर्चा इस पे कर चुके हैं, कल भी हमने की चर्चा, आज भी हम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम के दौरान भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अपनी मजबूती कैसे दिखा रहा है, लगातार राहुल गांधी अपनी बातों को देश की जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार इस मजबूती के आगे कैसे बेबस दिखाई दे रही है, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। सुनील शुक्ला जी, एक बार आपके पास आना चाहता हूं। सुनील जी, कैसे आप देखते हैं सदन से लेकर बाहर अगर सड़क की बात करें तो यहां तक इंडिया गठबंधन की मजबूती ये दिखाई दे रही है, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहां से नीतीश बाबू पर थोड़ा फोकस रखना चाहता हूं आपके जरिए भी, जैसे हेमंत जी कह रहे थे, थोड़ा आप भी फोकस कीजिएगा नीतीश बाबू की क्या गतिविधियां, रणनीतियां अगले 2 दिनों तक हो सकती हैं। हो सकता है कि सब कुछ सामान्य हो सकता है कि यहां कुछ अंदर, क्योंकि नीतीश कुमार अगर कुछ भी फैसला करते हैं तो वो आखिरी वक्त तक पता नहीं चलता है जब तक कि वो निकल के राज्यपाल के घर ना पहुंच जाएं, इसलिए यहां जानना जरूरी है। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। इंडिया गठबंधन के सामने सरकार की सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि इंडिया गठबंधन ने जो पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया चुनाव के दौरान, संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, संविधान में संशोधन हो सकता है, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के साथ खिलवाड़ हो सकता है, इस नैरेटिव को काटने का सत्तारूढ़ दल के पास कोई विकल्प अभी तक नहीं हो पाया। वह इस नैरेटिव को कमजोर नहीं कर पा रहे। भले संसद में संख्या बल इंडिया दल समूह की एनडीए की तुलना में कम हो, लेकिन जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वह सत्तारूढ़ दल या सत्तारूढ़ गठबंधन की तुलना में बहुत मजबूत है। उनके द्वारा उठाए गए सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। वह चाहे उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के दौरान यह बात पर एक संदेश देने की कोशिश की कि एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नहीं बनने दी। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठतम अनुसूचित जाति के एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नहीं बनने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं के अनुकूल विपक्ष के साथ सहयोग करने के लिए कोई तैयारी नहीं की। यह जो नैरेटिव है और इन नैरेटिव के साथ संविधान खतरे में है, यह नैरेटिव सबसे बड़ी ताकत है इंडिया दल समूह की। और जितने भी तौर तरीके बीजेपी अपना रही है उसका कोई उसको लाभ मिलता नहीं नजर आ रहा है, बल्कि विपक्ष का जो विमर्श है वो और मजबूत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल के मुद्दे को खड़ा करके संविधान खतरे में है जो विपक्ष का मुद्दा है उसको कमजोर करने की कोशिश की, वो भी विफल रहा। क्योंकि 50 साल पहले की घटना को आप आज की घटना के साथ तुलना नहीं कर सकते। आज जो पिछले 10 सालों से इस देश में हो रहा है उससे आप 50 साल पहले हुई घटना के आधार पर उसको कमजोर नहीं कर सकते हैं। आज हर व्यक्ति चाहता है कि पिछले 10 सालों में आपने क्या किया, और जो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि संविधान के साथ आप खिलवाड़ कर सकते हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है। जी। निर्वाचित होने के बाद भी, नई सरकार आने के बाद भी, जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी यह संदेश देने में विफल रही है कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों परंपराओं में विश्वास करती है और भारतीय संविधान के प्रति उसकी आस्था है। भारतीय संविधान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो अविश्वास की स्थिति है वो अनायास नहीं है। पहला कारण कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारकों, चिंतकों, शुभचिंतकों ने हमेशा भारतीय संविधान को लेकर के संदेह व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के 2024 के चुनाव के दौरान जब 400 पार का नारा दिया तो पार्टी के कई नेताओं ने, अनंत हेगड़े से लेकर के लल्लू सिंह तक, कई नेताओं ने कहा कि संविधान में संशोधन के लिए मुझे इतनी बड़ी संख्या चाहिए।
बीजेपी ने उन नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, एक गंभीर टिप्पणी भी नहीं की कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। यह बात तब कही जब चुनाव के दौरान यह विमर्श गहराई तक पहुंच चुका था लोगों के पास। जी। अब सवाल यह आया कि एक तरफ संविधान का सवाल है, दूसरी तरफ जो लड़कों के मुद्दों का सवाल है, जिसे नीट का सवाल हो गया। नीट का सवाल भी बेरोजगारी के सवाल को लंबा करता है, बड़ा करता है, उस पूरे विमर्श को बहुत और ताकत देता है कि आप नीट जैसी परीक्षा जो व्यक्ति छात्रों के योग्यता को मापने का एक तरीका है, उसकी भी शुद्धता बनाए नहीं रख पा रहे हैं, और इसके आधार पर जो देश की स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको भी आप कमजोर करना चाहते हैं। अगर देश की एक प्रीमियर परीक्षा को लेकर के भी अगर आपके मन में गंभीरता नहीं है, तो फिर किस बात को लेकर आपके मन में गंभीरता होगी? और जो डीजी एनटीए को हटाने के बाद एक संदेश देने का प्रयास किया गया कि हमने कार्रवाई कर ली। अरे एनटीए के चेयरमैन को क्यों नहीं हटाया आपने? क्या देश की जनता ये नहीं समझती है कि किसको हटाने का क्या संदेश जाता है? एक ब्यूरोक्रेट को हटा करके आप ये बताना चाहते हैं कि हमने कार्रवाई कर दी, हम एनटीए के कामकाज को बहुत बेहतर करना चाहते हैं। सब कुछ अधिकार चेयरमैन के पास है, और चेयरमैन वो है जो आपके संगठन के पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं। ये पब्लिक डोमेन में है, ये कोई हम आपको कोई खुफिया जानकारी नहीं दे रहे हैं, ये पब्लिक डोमेन में है। कोई विद्यार्थी परिषद से निकले हुए व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको अलग अलग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग में रखा। अगर आप एनटीए के कामकाज को लेकर के गंभीर हुए हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा ना कि आप चेयरमैन को हटाइए। अब जो बात सवाल उठा रहा था विपक्ष, लगातार कहता रहा, खासतौर से राहुल गांधी, कांग्रेस और अन्य नेता, कि उनको बोलने की अनुमति नहीं दी जाती जी। जो राहुल गांधी ने अपने न्याय यात्रा की शुरुआत में कही कि लोगों के बीच में जाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। यह विमर्श भी गंभीर हो गया जब आज राहुल गांधी को बात करने, अपनी बात रखने के लिए नहीं मौका दिया गया, और जो लोग लोकसभा की कार्रवाई देख रहे थे उनको राहुल गांधी की आवाज नहीं सुनाई पड़ी। ऊपर से एक गंभीर डिस्कशन हो गया स्पीकर के साथ विपक्ष के नेता के रूप में। आज राहुल गांधी एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, विपक्ष के नेता के रूप में आज उनकी एक संवैधानिक स्थिति है, और कहा जाता है कि विपक्ष का नेता अगर बोलने के लिए खड़ा हो जाएगा तो सत्तारूढ़ दल के सभी सदस्य बैठ जाएंगे, कोई भी सदस्य बैठ जाएगा, पहले विपक्ष के नेता की बात सुनी जाएगी। यह संसदीय परंपरा। तो एक तरफ संसदीय परंपरा यह है, और पिछले 70-75 सालों से लोग ये देखते चले आ रहे हैं कि लीडर ऑफ द पोजीशन को क्या संसदीय परंपराओं में सम्मान या अधिकार या तवज्जो दी जाती है, और दूसरी तरफ आज ये है कि वो अगर भाषण देने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। तो संसदीय मर्यादाओं, परंपराओं का उल्लंघन, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की स्थिति, संविधान को कमजोर करने और संविधान में दिए गए अधिकारों को के प्रति एक लापरवाह भरा नजरिया, यह जो विमर्श इंडिया दल समूह का, यह सबसे बड़ी ताकत है। नीतीश कुमार की मजबूरी यही है। नीतीश कुमार जी के सामने स्थिति है कि उनको अपना 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो उनके लिए महत्वपूर्ण है जी। वो उस चुनाव के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकते। अब उनके पास स्थिति है कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके जो उनकी राजनीतिक ताकत बिहार में है उसको बनाए रख सकते हैं, या उनकी भी स्थिति वही होगी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध रखने वाले अन्य दलों की भी अपने अपने राज्य में हुई, जैसे नवीन पटनायक बीजेडी, जैसे बीआरएस जी, तेलंगाना, अगर जैसे शिवसेना शिंदे गुट महाराष्ट्र, एनसीपी अजीत पवार गुट महाराष्ट्र, कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी निकटता बना करके क्या आप अपनी राजनीतिक ताकत को बनाए रख सकते हैं? और अगर आप नहीं बनाए रख सकते तो क्या आप यह कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने राजनीतिक संबंध भी बनाए रखें और सत्ता से बाहर भी हो जाएं? नीतीश कुमार की समस्या ही है। और आप ये जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक तो आप पटना में भी कर सकते हैं, आपको दिल्ली आने की आवश्यकता है। लेकिन दिल्ली में बैठ करके आपको यह बात अपने मन में तय करनी है कि बीजेपी के साथ रहना है या नहीं रहना। और यह इसलिए सवाल महत्वपूर्ण हो गया कि बीजेपी के जो नेता बिहार में बयान दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए, यह चुनौती है उनके लिए। और ये इस बात की चुनौती है, ये भी इस बात की भी चुनौती है कि क्या वह अगर अलग होने का प्रयास करते हैं तो उनका संगठन उनके साथ बचेगा कि नहीं बचेगा।
उनकी पार्टी में उनकी पार्टी के लोगों को तोड़ लिया जाएगा या उनकी पार्टी इंटैक्ट बची रह जाएगी, यह भी उनकी अपनी भी दुविधा है। क्योंकि उन्होंने संघ लोग ये एनडीए सरकार को समर्थन देने का इसी आधार पर निर्णय लिया होगा कि उनके उत्तर प्रदेश बिहार की जो रियासत है वो बची रहे, उसकी जो विरासत है वो बची रहे। लेकिन जो राजनीतिक स्थिति आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के कारण जो उनका परंपरागत मतदाता है, अगर संविधान खतरे में है तो जो उनका अल्पसंख्यक मतदाता है, जो अति पिछड़ा मतदाता है, जो शेड्यूल कास्ट मतदाता है, अनुसूचित जात का मतदाता है, वह उनके साथ रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, ये बड़ा सवाल है बिहार विधानसभा की राजनीति का। और यह इसको लेकर के जनता दल यूनाइटेड में भी चिंता का विषय है कि जिस तरह की एग्रेसिव राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके बिना पर जनता दल यूनाइटेड अपनी राजनीतिक ताकत को बचाए रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा, या कांग्रेस या आरजेडी या महागठबंधन जो सीपीआईएमएल है, इनके लोगों का जो गठबंधन है वह उसमें कितनी हिस्सेदारी ले लेंगे। और जो स्थितियां बनी है, जैसे कि अगर आप पाटलिपुत्र के चुनाव की बात की जिसमें मीसा भारती चुनाव जीती जी, सीपीआईएमएल का इस गठबंधन में होना इस राजनीतिक उस संसदीय क्षेत्र को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया। और यह जो राजनीतिक ताकत बनी है बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह उस वर्ग का जो समर्थक जो निश्चित रूप से सुशासन बाबू के नाम पर नीतीश कुमार के साथ एक मजबूत वोट बैंक है, उनको लोगों ने पसंद किया है। लेकिन संविधान खतरे वाला जो नैरेटिव चल रहा है वह उनके लिए गंभीर चुनौती का विषय है कि इस राजनीतिक चुनौती के आधार पर अपने मतदाताओं को, अपने समर्थकों को नीतीश कुमार जी अपने साथ बांधे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। और ये जिस तरीके से विमर्श नीचे आम लोगों में गंभीर होता जा रहा है, यह उन सभी दलों के लिए चुनौती है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी निकटता बनाए हुए हैं। आप उदाहरण दे सकते हैं, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का कोई खुला गठबंधन नहीं है बीजेपी के साथ। मायावती जी लगातार आलोचना करती रहती हैं बीजेपी की, लेकिन उनकी राजनीतिक गतिविधियां ऐसी होती हैं जिससे यह मैसेज जाता है कि उससे बीजेपी को फायदा हो रहा है जी। तो बीजेपी के निकटता के कारण से जो नुकसान विभिन्न राज्यों में राजनीतिक दलों को हो रहे हैं, और उनका समर्थक वर्ग जो है वो उसी तरह का वर्ग है जो नीतीश कुमार जी के साथ है। यह उनकी चिंता का विषय है कि वह इस गठबंधन में कितने समय तक रह पाएंगे। और मेरा अपना मानना है कि भले अभी ना हो, लेकिन महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड और जम्मू कश्मीर, इन राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद तो स्थितियां और बहुत बुरी तेजी से बदलेंगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें थोड़ा सा जोड़ दूं सुनील जी, जेडीयू, जेडीएस, देवेगौड़ा की पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, बीजू जनता दल, बीआरएस, भारत राष्ट्र पार्टी इनकी के चंद्रशेखर राव की, और फिर वाईएसआरसीपी, शिवसेना, शिंदे गुट, अजीत पवार गुट, एनसीपी, ये तमाम ऐसे हैं जो अब तब की स्थिति में हैं। जो आप कह रहे हैं, यानी कैसे बीजेपी इन तमाम दलों को खत्म कर रही है। और अब तो एक चर्चा और भी बिहार से है कि क्या नीतीश बाबू अपनी पार्टी को बीजेपी में मर्ज करवा देंगे, यह भी चर्चा अब होने लगी है। तो इसलिए नीतीश बाबू की, हेमंत जी इस पे बाद में जरूर प्रकाश डालिएगा, लेकिन अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि वो पार्टियां जिनके सहारे कुछ जगहों पर कुछ राज्यों में बीजेपी सत्तारूढ़ हुई, उन राज्यों से बीजेपी उसी सीढ़ी को खत्म कर रही है। और इसका उदाहरण ऑलरेडी शिरोमणि अकाली दल को देख लीजिए। एक सांसद है हरसिमरत कौर, और कह रही थी सदन के अंदर कि बीजेपी ऐसा कर रही है। तोड़फोड़ की गुंजाइश बची हुई वहां पे, मतलब हो रही है ऑलरेडी, तोड़फोड़ किया जा रहा है। तो ये सब कुछ वहां है सुनील जी। इसलिए आप जो बात कर रहे हैं उसमें काफी दम दिखाई देता है जो आप कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। लेकिन यहां से जी सुनील जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? कोई भी क्षेत्रीय दल नहीं है किसी भी राज्य का जिसको तोड़ नहीं दिया है या तोड़ने का प्रयास नहीं किया है। जितने दलों का आपने नाम लिया, समाजवादी पार्टी को तोड़ने का प्रयास नहीं किया, आरसीपी सिंह के माध्यम से जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने का प्रयास नहीं किया,
असम गण परिषद जैसी पार्टियां खत्म हो गई, गोवा गोमांतक पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया। कोई भी राजनीतिक दल ऐसा जो क्षेत्रीय दल है, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूती से कांग्रेस तो अपने अस्तित्व को बचाए रख सकती है। सबसे बड़ा संकट क्षेत्रीय दलों के पास है, और खासतौर से उन दलों के पास जो सामाजिक आंदोलन के नाते अपनी ताकत बनाई है, सामाजिक सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय के नाम पर उनकी ताकत बढ़ी है। उन्होंने अपने मतदाताओं को तैयार किया, जिन्होंने ध्रुवीकरण के नाम पर अपने मतदाताओं को तैयार नहीं किया। अगर आप सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति के बूते अपने राजनीतिक आधार को अपने तैयार किया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की अपनी आपकी निकटता आपको उस मतदाता को आपके साथ बने रहने देगा, या आप मतदाता को छोड़ के चला जाएगा? जिस राजनीतिक उद्देश्य, जिस राजनीतिक आंदोलन, जिस राजनीतिक लक्ष्य के साथ आपने राजनीति शुरू की, अपने दल को आगे बढ़ाया, अगर उस लक्ष्य, आंदोलन और सपने के साथ अब दूर होते नजर आएंगे, तो आपका मतदाता आपके साथ क्यों रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल ये समस्या, ये जेडीयू के सामने भी समस्या है। और अगर आप बीजेपी के साथ अपना गठबंधन, अपना विलय कर लेंगे, तो क्या आपका मतदाता बीजेपी में चला जाएगा? क्या जनता दल यूनाइटेड, समता पार्टी जब बनी थी तो किस बिना पे बनी थी? वो भारतीय जनता पार्टी की रीति के कारण, उनको समर्थन देने के न कारण। तो आप एनडीए में थे ही, एनडीए से क्यों अलग हो गए? जॉर्ज फर्नांडिस साहब क्यों एनडीए से बाहर हो गए? नीतीश कुमार जी ने क्यों भारतीय जनता पार्टी से अलग राजनीति शुरू की? क्यों आप जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात में, या जब उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया, तब नीतीश कुमार जी ने क्यों इस तरह के रिएक्शन दिए थे? कारण है ना कि भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल आप राजनीति नहीं कर सकते। अकाली दल जिसे राजनीति करने, ढींढसा साहब आज क्या बोल रहे हैं पंजाब में अकाली दल को लेकर के? सुखविंदर सिंह ढींढसा क्या कर रहे हैं? और क्या सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा राजनीतिक दलों को, लेकिन प्रश्न ये भी है ना कि आप राजनीतिक दलों को तोड़ करके अपने राजनीतिक आधार का विस्तार नहीं कर सकते। सरकार तो बना सकते हैं, सरकार चला भी सकते हैं, लेकिन आपकी राजनीतिक ताकत नहीं बढ़ सकती है। शिवसेना को आपने तोड़ा, आपकी राजनीतिक ताकत घट गई। क्यों? बाला साहब ठाकरे की जो विरासत है वो वहां जाएगी जहां दो ठाकरे जाएंगे। समाजवादी पार्टी के को आप शिवपाल सिंह यादव को तोड़ करके प्रयास किया कि आप उनको अलग थलग कर लें, लेकिन वो विरासत तो अखिलेश यादव के पास जाएगी, गई। आपने सीता सोरेन को तोड़ करके क्या आप शिबू सोरेन की विरासत को लेकर चले गए? वो तो हेमंत सोरेन के पास जाएगी, कल्पना सोरेन के पास जाएगी। भारतीय परंपरा में सबसे बड़ी चीज है कि उस विरासत को आगे ले जाने वाला कौन व्यक्ति है? वह व्यक्ति जो उस विरासत से लाभान्वित हो रहा है, या वह व्यक्ति जो उस विरासत को आगे बढ़ा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बड़ा सवाल है ये। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोजपा को देख लीजिए, दो भाग में वहां चाचा भतीजा अलग अलग हो गए। समाजवादी पार्टी दो भाग में, आप अभी जिक्र कर ही रहे हैं शिवपाल सिंह का। आप और छोड़िए, आप जरा बिल्कुल दक्षिण जाइए, AIDMK, उसमें भी दो फाड़, जयललिता के बाद उसमें भी करने की आज क्या है। तो चाहे AIDMK दक्षिण भारत से लेकर के आप बिहार तक या और भी आगे असम तक चले जाइए, सब तरफ और हर जगह कहीं ना कहीं BRS को देख लीजिए, भारत राष्ट्र समिति, के चंद्रशेखर राव लगातार साथ देते आए। आज कहां है के चंद्रशेखर राव? YSRCP कहां है जगन बाबू? आज की तारीख में 4 सीटों पे सिमट गए, सत्ता गई, इधर की भी, वहां की भी, राज्य की भी, बाहर से भी वो बाहर हो गए, यानी कि दिल्ली में भी उनकी सीटें कम हो गई। और उसके बाद BJD को देख लीजिए, लगातार साथ दे रहे थे। अब बीजेडी में को नवीन बाबू को, नवीन पटनायक को यह कहना पड़ रहा है कि हमको राज्यसभा में, चूंकि हमारे पास सीटें ज्यादा हैं, सदस्य हमारे ज्यादा हैं, इसीलिए हमको अब यहां विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी। सरकार तो गई, वहां भी ओडिशा में भी बीजेपी सरकार पर, सत्ता पर आसीन है। तो ये सारी चीजें साफ साफ दिखाई दे रही हैं कि बीजेपी एन केन प्रकार सत्ता पर काबिज होना चाहती है। लेकिन ऐसे दल जो, मायावती को देखिए, कितनों के नाम लिए जाए, मायावती जी कहां है आज की तारीख में? लोग तो कमेंट कर रहे हैं कि हाथी जंगल चला गया। तो ये सारी जो बातें हैं वो बहुत यहां पर
उन चीजों को, उन तथ्यों के आधार पर साबित करती हैं कि कहीं ना कहीं इन दलों को भी सोचना होगा। और जब कल नीतीश कुमार की यहां बैठक हो रही है दिल्ली में, तो नीतीश कुमार को भी बहुत कुछ सोचने की जरूरत है कि आज जो चुप्पी साधे हुए हैं, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी अपनी सरकार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें ये दोनों बैसाखियां अगर चुप्पी साध के रहेंगे तो ये दोनों कल को खत्म हो जाएंगे, ये भी तय मानिए। जरा आना चाहता हूं जल्दी से डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। दीपक जी, बहुत चीड़-फाड़ अंदर तक करने की कोशिश हम कर रहे हैं, जहां महाराष्ट्र जरा समझना चाहता हूं। वहां भी देखिए, शिवसेना शिंदे गुट, शिवसेना उद्धव गुट, एनसीपी शरद पवार गुट, एनसीपी इधर अजित पवार गुट, ये 4 भाग हो गए 2 से निकल के। कांग्रेस को नहीं तोड़ पाए, लेकिन और उसके साथ साथ आप राज ठाकरे को भी, मनसे को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश किए चुनाव के समय। अब महाराष्ट्र में चुनाव है, और जो बात यहां कह रहे हैं सुनील शुक्ला जी, बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे हैं कि ये जो चुनाव, खासकर महाराष्ट्र का चुनाव और उसके बाद हरियाणा का चुनाव, इन दोनों चुनावों को देखा जाए, हालांकि तीसरा चुनाव भी है झारखंड का, और चौथा चुनाव है जो सबसे पहले शायद हुआ है जम्मू कश्मीर का। 4 राज्यों में इसी साल चुनाव होने हैं, और वैसे में महाराष्ट्र पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और जो बात यहां हम कह रहे हैं कि अलग अलग राज्यों की तस्वीर देखिए, तो हर जगह पार्टियों को खत्म करने की, जुगाड़ में की गुंजाइश बनाए रखने की कोशिश करते रहे बीजेपी के लोग। और अब जबकि अश्विनी साहब जो बात कह रहे हैं, वो उस बात पे अगर थोड़ा भी गौर फरमाएंगे नीतीश बाबू, तब तो हाथ खींचने के अलावा और कुछ उनके पास बचता नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी? राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने भी इस समय जो घटनाक्रम है, चाहे राज्यों में हो रहा है या लोकसभा राज्यसभा में हो रहा है, ये सारा का सारा इस पूरे डेवलपमेंट को अगर कोई ड्राइव कर रहा है, तो वो लोकसभा और राज्यसभा में होने वाला जो घटनाक्रम है, उसी परिप्रेक्ष्य में हमको देखना पड़ेगा। अलग अलग राज्यों से अगर हम इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत कुछ उसमें ये हासिल नहीं होगा कि इसका बहुत बड़ा असर क्या होगा, क्योंकि हमें इन सभी के लिए रुकना होगा। और ये सब सारे के सारे चुनाव एक साथ नहीं हो रहे हैं, थोड़े थोड़े अंतराल में शायद होंगे। हो सकता है कि इसको एक साथ क्लब करके भी कर दिया जाए, लेकिन उसके भी फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं दिखती है। देखिए राजीव जी, आपने कहा कि विपक्ष जो है वो मजबूत है और एनडीए जो है वो मजबूर है, लेकिन वहां पर एक तीसरा वर्ग भी है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है मजदूर। 2 मजदूरों को काम पे लगा दिया गया है। अगर आप देखिए, लोकसभा में ओम बिरला और वहां पर जो राज्यसभा में जगदीप धनखड़ साहब जो है, वर्चुअली उन्होंने काम शुरू कर दिया है अपना। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा कि वो वही स्थिति ला रहे हैं जो पिछली लोकसभा की थी। देखिए, लगभग 63 सीटों का नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। पिछले समय 303 थे, इस समय 240 पे आए हैं। वो जानते हैं कि अब हमारा जो ऑपरेशन लोटस है वो बहुत कुछ नहीं चलने वाला है। क्यों? क्योंकि एक तरफ पूरा का पूरा जो है वो विपक्ष जो है वो एकजुट खड़ा है। आप देखिए कि उन्होंने तमाम तरह की कोशिशें कर ली। प्रधानमंत्री मोदी कहते थे 4 जून की शाम को देखिए इंडिया बिखर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उतने ही मजबूती से वो खड़े हो गए हैं। तो मजबूत तो बना रहेगा और इसी तरीके से करेगा। इसलिए एनडीए जो है और यह सरकार जो कहे, मोदी साहब, शाह साहब, वो ये करेंगे कि इस 63 सीटों का गैप कैसे पूरा किया जाए और किस प्रकार से 272 तक पहुंचा जाए। ये वही स्थिति पैदा कर रहे हैं जिस स्थिति में लाकर निलंबन किया जा सके सांसदों का। मुझे ये पूरा ऐसा लग रहा है कि अगले 3-4 दिनों में हम वो दृश्य देख सकते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस समय पहले ही दिन बहुत सारे सांसदों ने पहले दिन के भाषण में, जब ओम बिरला साहब जब बने अपने लोकसभा के अध्यक्ष बने, हमने पिछले 70 साल 75 साल के इतिहास में भी कभी भी ऐसा नहीं देखा कि लोकसभा का जो अध्यक्ष बना हो उसको इस प्रकार से खरी खोटी सुनाई गई पहले ही दिन। ये भी हमने कभी नहीं देखा कि राज्यसभा का अध्यक्ष जो 82-83 साल का है, वयोवृद्ध है, लंबे समय तक उस आदमी ने राजनीति को देखा है, लंबे समय से इसमें है, वो वेल तक चला जाए। सामान्य रूप से जो विपक्ष का नेता होता है वो वेल तक जाने को कभी भी वो कोशिश नहीं करता। अन्य लोग जाते हैं तो कोशिश ये करता है कि वो अपनी बेंच पर बैठा रहे। लेकिन अब और उसमें भी कैसा व्यक्ति, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा व्यक्ति, अगर वो वेल तक जाता है तो आप जान लीजिए कि ये दोनों मजदूर जो हैं वो काम पर लग चुके हैं और वो यही चाहते हैं कि आप किसी भी प्रकार से, चाहे माइक ऑफ के कारण उनको इरिटेट किया जाए, नाराज किया जाए
और इस प्रकार से आप वो स्थिति ले आएंगे कि बड़ी संख्या में लोगों को जो है निलंबन, मेरी आशंका है कि निलंबन का भी कार्यक्रम जो है बहुत जल्दी हम देखने जा रहे हैं। दूसरी बात, मुझे एक और बात लग रही है कि हमें नीतीश और नायडू पर बहुत ज्यादा मतलब भरोसा इसलिए नहीं करना चाहिए कि इनके चलते सरकार गिर जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। हर आदमी जो है, हर मुख्यमंत्री जो है आज सत्ता का महत्व जानता है। वो ये भी जानता है कि अगर हम इनके साथ रहे, एनडीए के साथ, तो हमारा टूटना जो है वो तो हो सकता है, होगा, लेकिन अगर हम सत्ता में बने रहे तो शायद उस टूट को हम थोड़ा सा विलंबित कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, रोकने की पूरी कोशिश की जाए, कम से कम तब तक जब तक कि इन राज्यों में अपने विधानसभा के चुनाव जो है वो नहीं हो जाते। इसलिए मुझे ये लग रहा है कि नीतीश तत्काल अभी नहीं जाने वाले हैं, लेकिन वो ये जरूर करेंगे, एक जिसको कहा जाता है कि डराने की कोशिश, कि आप डसिए मत लेकिन फुफकारिए कम से कम बीच बीच में, ताकि उनको अपना वजूद जो है वो लोगों को लगे, एनडीए को लगे कि नहीं, हम आपके साथ तो हैं लेकिन कभी भी अलग हो सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी जानती होगी, एनडीए भी जानता है कि ये अलग होने वाले लोगों में से नहीं है, इनकी प्रायोरिटी कुछ दूसरी है, चाहे विशेष राज्य का पैकेज हो, चाहे उधर विकास के लिए बड़ा फंड खींचने का नायडू साहब का जो जैसा पहले भी वो करते आ रहे हैं वो होता रहेगा। अब कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिए क्या रास्ता रह गया? उनके लिए रास्ता रह गया कि वो अपने जो इंडिया का जो है उसको रीअलाइन करें, नए पार्टनर जोड़ें, अपनी ताकत को बढ़ाएं, और दूसरा सड़कों पर वो जितने जल्दी आएंगे उतना ही उनके भले में रहेगा। पिछले समय उन्होंने यही गलती थी, 2019 का चुनाव हारने के बाद 2022 में सड़क पे आए, 3 साल उन्होंने गंवाए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये तत्काल जो है पूरे के पूरे इंडिया को सड़क पर आने की जरूरत है, खासकर नीट को लेकर। आपके केवल वहां पर से बोल देने से नहीं होगा, आप छात्रों के साथ उतरिए मैदान में। पिछले समय उन्होंने क्या गलती की, किसानों के साथ नहीं उतरे, किसानों को समर्थन दिया, लेकिन किसानों के साथ आपको खड़े होना पड़ेगा। सड़क की लड़ाई बहुत जल्दी भारत में शुरू होने वाली है, मुझे ऐसा लगता है, और भारतीय जनता पार्टी इतने आसानी से सत्ता को नहीं छोड़ेगी। हर हाल में वो इस 63 सीटों के उसको गैप को खत्म करेगी, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाने का मुद्दा जो है वो खत्म नहीं हुआ है, संविधान को खत्म करने बदलने का मुद्दा जो है खत्म नहीं हुआ है। शपथ लेते लेते ही एक व्यक्ति ने जय हिंदू राष्ट्र कह दिया, तो भी अगर लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं तो विपक्ष को समझना होगा कि नहीं, इनका एजेंडा कतई खत्म नहीं हुआ है। वो चाहे संविधान की जितनी बातें कहते रहे बार बार कि हमें संविधान नहीं बदलना है, लेकिन वो एजेंडा आज भी है, वो इंतजार कर रहे हैं। असली बात यह है कि इंडिया को इस बीच अपना काम पूरा करना पड़ेगा, नए पार्टनर्स ढूंढने पड़ेंगे, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, नई शर्तें लानी पड़ेंगी, उनके साथ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, इस संसद जो है फिर से अप्रासंगिक बनाने की कोशिश शुरू हो गई है, धनखड़ साहब की ओर से और ओम बिरला साहब की ओर से। राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं दोनों तरफ से, लेकिन आज जैसे लोकसभा में ही देख लीजिए, 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती है और 11:14 पे कार्यवाही स्थगित हो जाती है 12 बजे तक के लिए, और 12 बजे शुरू होती है, 12:07 8 मिनट तक में कार्यवाही खत्म हो जाती है, स्थगित कर दी जाती है सोमवार तक के लिए, 1 जुलाई तक के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि अगर राहुल गांधी एज अ नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन, अगर वो कह रहे हैं कि मुझे हम विपक्ष के लोगों को नीट पर थोड़ा सा चर्चा करने दीजिए, तो वो चर्चा करने नहीं दिया जाता है। लेकिन आज का पूरा दिन जो है वो पानी में, जैसे बारिश हुई है अभी दिल्ली में, उस पानी में धुल जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि सत्ता पक्ष चाहता क्या है, और यह बात बिल्कुल साफ है कि सत्ता पक्ष ऐसे ही करके 3 तारीख तक लेके जाएगा। 2 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में अपनी बात रखनी है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करना है और उस पर जवाब जो है उस पर अपनी बात रखनी है, और उधर उसके बाद 3 तारीख को उनको राज्यसभा में, उसके बाद फिर ये कार्यवाही जो संसद का जो ये विशेष सत्र है ये समाप्त घोषित कर दिया जाएगा। तो ये साफ मंशा, साफ झलक रही है, दिखाई दे रही है कि आखिर क्या कुछ चाहता है सत्ता पक्ष, लेकिन विपक्ष किस मजबूती के साथ काम कर रहा है। अभी आप कह रहे थे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, विपक्ष के कई जो अलग अलग दल हैं सब नीट के मामले पर सड़क पे हैं, उनकी अलग अलग इकाइयां सड़क पे हैं। राहुल गांधी या विपक्ष के नेता अगर इस मसले को सदन के अंदर उठाना चाह रहे हैं और नहीं उठाने दिया जा रहा है, स्विच ऑफ किया जा रहा है, तो ये सारी बातें न सिर्फ डीबी लाइव बल्कि तमाम मीडिया चैनल इसको दिखा रहे हैं, जो जन जन तक जा रहा है। और इससे कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है वो बैकफुट पर नजर आएगा आने वाले समय में, ये तय मानिए।
जल्दी से आना चाहता हूं प्रमोद अग्रवाल जी आपके पास। प्रमोद जी, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं जानता हूं कि नीट का जब मामला है, और अभी पिछली दफा नीट के मामले पे आपने कहा था कि आपके खुद सुपुत्र ने, यानी आपके बेटे ने भी नीट का एग्जाम दिया था, और वो पिछले 15 दिनों से, क्योंकि एग्जाम कैंसिल हो गया, बहुत मेहनत की उसने, और उसके बाद वो काफ़ी परेशान नज़र आया। और उम्मीद मैं यही करूँगा और आगे की तैयारियों के लिए फिर से लगाइए। लेकिन दूसरी बात जो यहाँ आती है, मामला सिर्फ नीट का नहीं है प्रमोद जी, मामला इस देश की राजनीति और देश के में राज करने वाले सत्ता पक्ष का है। और सत्ता पक्ष के पिछले 10 साल के क्रियाकलाप को ये देश जानता है। बीजेपी 240 सीटों पे है, बीजेपी 272 पे नहीं है। और ये बात बीजेपी बार बार इस बात से देश की जनता को बाहर ले जाना चाहती है। देश की जनता को बीजेपी ये बताना चाहती है कि हमको 272 सीटें हैं, और उस हिसाब से ही वो काम कर रही है। लेकिन ये जो दो बैसाखियां हैं, इन दोनों बैसाखियों के बारे में जरा यहां चर्चा करना जरूरी है। उसमें नीतीश कुमार को लेकर जरा आपके विचार में सुनना जरूर चाहूंगा। कल से जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी नीतीश कुमार की पार्टी की यहां शुरू हो रही है, उससे क्या कुछ निकल के आते हुए आपको दिखाई देता है? नीतीश कुमार कितने दूर तक जाने वाले राजनेता आपको दिखाई देते हैं जो नरेंद्र मोदी के साथ जा पाए? प्रमोद अग्रवाल जी। राजीव जी, भाजपा का जो पितृ संगठन है वह अंग्रेजों का गुलाम रहा है, और उनसे उसने यही सीखा है कि फूट डालो, राज करो, दलों को तोड़कर दोनों हिस्से खा जाओ। और वो लगातार इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने पिछले बार भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो ये दिखाना नहीं चाहती कि वो कमजोर हुई है, वह उसी तानाशाही से काम करना चाहते हैं, वैसे ही दिखना चाहते हैं। कायदे से तो देखा जाए तो जैसे हेमंत सोरेन साहब आज रिहा हुए हैं जमानत पर, लगभग 145-46 दिनों बाद, उन पर जो आरोप लगा था जमीन घोटाले का, उसको प्रूफ करने में असफल रहा है आरोप लगाने वाली एजेंसी। उसी तरह एक मुख्यमंत्री अभी भी अंदर हैं, केजरीवाल जी, उनको ना बाहर निकलने दिया जाए करके उनको जेल में ही सीबीआई से गिरफ्तार करा दिया जाता है। लेकिन नीट के मामले में जो आदमी दोषी होना चाहिए, जिससे सबसे पहले पूछताछ करनी चाहिए, उसको शपथ दिलाई जा रही है शिक्षा मंत्री। उसी एजेंसी से यह पूछना चाहता हूं कि जिस आशंका पर आप केजरीवाल या हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर सकते हैं, हिरासत में ले सकते हैं, उसी आशंका के आधार पर आप देश के शिक्षा मंत्री को, जिसके अंतर्गत नीट का एग्जाम होता है, उसको आप हिरासत में लेकर पूछताछ क्यों नहीं कर सकते? शंका बराबर की होनी चाहिए। राजनेता चाहे किसी भी पार्टी का हो या किसी भी सरकार का हो, एक शपथ लिया हुआ मुख्यमंत्री अंदर है और एक शपथ लेने वाला मंत्री जो है वो घोटाला करने के बाद भी शपथ ले रहा है। ये जो दो रास्ते हैं, संविधान के दो राहें हैं, ये दिख रहे हैं साफ साफ। नीट का जहां तक मामला है, मैं मानता हूं कि न केवल आज बल्कि आगे भी सदन में इसमें शायद ही चर्चा हो, क्योंकि सरकार के पास इसमें बताने के लिए कुछ नहीं है। इसमें अब्दुल नहीं है, कोई भी अपराधी, कोई भी मुसलमान नहीं है, कोई भी विपक्ष का नेता नहीं है, कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है जिसके ऊपर दोषारोपण करके आप बच निकल लें। इसलिए आप चर्चा क्यों कराएंगे? देश का जो दोनों सदन है, दोनों सदनों की जहां तक बात है, जहां माइक म्यूट किए जा रहे हैं, आप कह रहे हैं आप देखिए, भेड़ की खाल ओढ़ करके भेड़िए लोकतंत्र को हाँक रहे हैं, ऐसा लगने लगा है सदन। लोकसभा की कार्यवाही देखो तो ऐसा लगता है जैसे किसी डिक्टेटर के हाथ में भरा हुआ रिवॉल्वर दे दिया गया और वो हर बात पर अपनी गोलियां चलाने की धमकी दे रहा। यह सदन है जहां आपको बोलने के लिए जनप्रतिनिधि बनाकर भेजा है जनता ने, और आप उसको बोलने नहीं दे रहे हैं। एक इतना वयोवृद्ध सांसद
वेल में जा रहा है उसकी आप आलोचना कर रहे हैं सदन में बैठ करके कि वो परंपराओं को तोड़ रहा है, और उसकी तरफ आप नहीं देख रहे हैं तो आप कोई परंपरा नहीं तोड़ रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात हो गई है इस देश में। यह देश देख भी रहा है, लेकिन समझ भी रहा है, लेकिन फिर भी एक नशा उस पर जो चढ़ाया गया है, उस नशे से बाहर निकलने को वो तैयार नहीं है। उसको तैयार करने के लिए आपको निश्चित रूप से सड़क पर आना पड़ेगा। इस सदन की लड़ाई से आप इन मौका परस्तों को परास्त नहीं कर सकते। ये तो सदन में आपको बोलने ही नहीं देंगे, ये आपकी कार्यवाही में हिस्सा ही नहीं लेने देंगे, और आखिरी हथियार तो बचा ही हुआ है कि आप उग्र हो जाएं, आप तैश में आ जाएं और इनको मौका मिल जाए कि आपको निलंबित कर दिया जाए। तो ये स्थिति जरूर लाने की कोशिश की जा रही है। रही नीतीश कुमार की दिल्ली में बैठक करने की बात, तो पिछले 3 बैठकों में नीतीश कुमार ने जो दिल्ली में आयोजित की हैं, उसमें 3 अध्यक्ष बदले हैं जदयू के, और उसी दौरान सरकार भी बदली है कि किसको समर्थन देना है और किसके समर्थन से फिर से बनना है। तो हालांकि मैं मानता हूं कि अभी बहुत जल्दबाजी है यह मानना कि नायडू जी और नीतीश जी सरकार से समर्थन वापस लेंगे। ये भैंस के शरीर पर चिपके हुए जोंक हैं। ये पहले अभी अपने हिस्से का पर्याप्त खून सोख लेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। पहले अपना हिस्सा पूरा करेंगे, फिर सामने वाले से बार्गेनिंग करेंगे कि तू और क्या दे सकता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद ये सरकार इनके समर्थन से गिरेगी, ऐसा मुझे अभी भी नहीं लगता है। इतना जरूर कहना चाहता हूं कि विपक्ष की तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन उस तैयारी को सड़कों पर लाना बहुत जरूरी है। उस तैयारी के साथ सड़कों पर आइए, जनता का साथ आपके साथ है। लोकसभा के चुनाव ने दिखाया है कि जनता आपके साथ है, आपके क्रियाकलापों को सराह रही है। लेकिन इस सरकार को उखाड़ने के लिए उन लोगों का भी एक्सपोज होना जरूरी है जो इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं और उन लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं जो देश का भविष्य है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। सरकार को हम उखाड़ना नहीं चाहते और न ही हम चाहते हैं कि देश में किसी ढंग की कोई वैसी परिस्थिति निर्मित हो जहां आपाधापी का माहौल बने। सरकार भी सुचारू ढंग से चले, देश भी सुचारू ढंग से चले। विपक्ष क्या कुछ कर रहा है उसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, और चर्चा इसकी भी कर रहे हैं कि सरकार क्या कुछ कर रही है। और इन सब के बीच हम यहाँ 6 और +1 मैं 7 लोग बैठे हैं, और सातों मिलकर ये ज़रूर चर्चा कर रहे हैं कि आगे होने वाला क्या है और जो कुछ चल रहा है उसमें कौन सही है और कौन गलत है। अगर ओम बिरला कहते हैं कि माइक का जो स्विच है वो मेरे पास नहीं है, तो ये स्विच किसके पास है ये जरूर उनको बताना चाहिए। ये जरूर बताना चाहिए कि अगर इस आसंदी पर आप बैठे हैं, अगर वो पूरी की पूरी सभा आपकी है, तो फिर आपके बिना इशारे के कौन काम कर रहा है ये जरूर बताना चाहिए। और ये सवाल इस देश की जनता जरूर पूछेगी। ये सबसे बड़ा, क्योंकि आज की तारीख में ये एक अपने आप में बहुत बड़ा मतलब एक कहें तो घटनाक्रम इस ढंग से है कि आपके पास स्विच ही नहीं है, तो कौन कर रहा है, कौन कैमरा इधर से उधर लेके जा रहा है, कौन 72 बार नरेंद्र मोदी को दिखाया जा रहा है, आसंदी को दिखाया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी को मात्र 6 बार या 9 बार दिखाया जा रहा है। आखिर क्यों, कौन कर रहा है, डायरेक्टर कौन है, ये सारी बातें, पीसीआर में कौन बैठा है जो ये सब काम कर रहा है, ये सारी बातें तो सामने आनी ही चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संजय कुमार सिंह साहब, आपसे भी समझना चाहता हूं यहां से कैसी परिस्थितियां आप देखते हैं, और 3 महत्वपूर्ण चीजें, और तीनों चीजों को एक साथ रखिए तो बेबसी दिखाई दे रही है सरकार की। पहली बात सदन के अंदर, दूसरी बात नीतीश बाबू का दिल्ली आना, और तीसरा हेमंत सोरेन का ईडी के साफ कहे तो ईडी को पटखनी देकर हेमंत सोरेन आज बाहर हैं। क्योंकि अभी अभी एक और खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के नाम पर 8वीं बार आज फिर से ईडी ने वहां दस्तावेज सौंपे हैं। जो चार्जशीट, जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट जिसको कहते हैं, सप्लीमेंट्री चार्जशीट 8वीं बार सौंपा गया है इस शराब घोटाले में यहां दिल्ली में। यानी ईडी कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखाई देती है। तो ईडी यानी जांच एजेंसियां, और इन जांच एजेंसियों को लेकर विपक्ष जो है वो हल्ला बोल करने वाला है इसी सदन में सोमवार को। इस सूत्रों के आधार पर यह खबर आ रही है।
तो जांच एजेंसियां हो या यहां पर नीट का और ऐसे पेपर लीक के मामले हो, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि राष्ट्रपति जी ने जो भाषण दिया है उस भाषण पे हम 21 घंटे तक बात करें? और अगर इन दोनों को रखा जाए तो साफ दिखाई देता है कि सरकार कहां है, विपक्ष कहां है। और इन सब के बीच ये दो प्रमुख घटनाक्रम, एक बिहार से और दूसरा झारखंड से, ये क्या मायने रखता है? कुछ आपने कहा, कुछ मुझे कहना है। मैं आज बहुत दिन बाद यहाँ हूँ, तो बहुत दिनों से बहुत सारी चीजें मेरे पास भी जमा है, तो मैं देखता हूँ कितना बोल पाता हूँ, कितना याद रहता है, कितना भूल जाता हूँ, कितना छूट जाता है। तो सबसे पहले एक दिन मैंने सुना था, आपने बात की थी एक्सपोज करना चाहिए, एक्सपोज करने की जरूरत है। जो इलेक्शन का रिजल्ट आया वो बहुत क्लियर है कि एक्सपेक्टेड नहीं है। कांग्रेस या विपक्ष जो कर सकता था उसने बेस्ट किया, और सरकार जितनी खराब हो सकती थी उतनी खराब है, इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकती थी। इसके बाद जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड नहीं है, चाहे वो ईवीएम के कारण से हो, चाहे बीजेपी के सूचना और प्रचार तंत्र के कारण, वो विषय नहीं है हमारा। लेकिन रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं है, एज एक्सपेक्टेड नहीं है, और चूंकि रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड नहीं है इसलिए बीजेपी को कोई डर नहीं है, वो उसी अंदाज में काम कर रही है। अगर बीजेपी को उसी अंदाज में काम नहीं करना था तो सबसे पहले उसको लोकसभा अध्यक्ष के लिए कम से कम उम्मीदवार तो बदल ही देना था, और इससे कम में उसको सपोर्ट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने सोचा था, या बहुत लोग सोच रहे थे कि ठीक है, सरकार बनाने के लिए टीडीपी और नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर दिया, लोकसभा अध्यक्ष के समय शायद ये लोग सपोर्ट नहीं करेंगे और इलेक्शन होगा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नहीं बन पाएंगे। वो सब हुआ नहीं। जाहिर है अगर वोट नहीं हुआ तो इसीलिए नहीं हुआ कि सबको पता था कि उनके नंबर ज्यादा है, 7 सांसदों का शपथ ग्रहण ही नहीं हुआ था, वगैरह वगैरह। तो इस हिसाब से जब बहुत क्लियर था कि टीडीपी को और नीतीश कुमार को देश हित में, समाज के हित में, जनता के हित में, अपने हित में, दूसरी पार्टियों के हित में, लोकतंत्र के हित में नरेंद्र मोदी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, तो उन्होंने किया, खुलकर किया, और एक बार नहीं 2 बार किया। मैंने पहले प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट किया, फिर लोकसभा अध्यक्ष को किया। तो इसलिए मैं नीतीश कुमार और टीडीपी से कोई उम्मीद नहीं करता हूं, ये जानते हुए कि उनको भी पता है कि उनका दल टूटेगा और वो टूट सकता है, और उसकी उनको परवाह नहीं है, क्योंकि सबको अपना अपना फायदा देखना है। नीतीश कुमार अपने लेवल पे देख रहे हैं, उनके साथ का सांसद अपने लेवल पे देख रहा है। सबको अपना फायदा देखना है, ना किसी को देश से मतलब है, ना किसी को गरीब से मतलब है, ना किसी को नीट के छात्र से मतलब है। जिसको नीट से मतलब है वो परीक्षा पास करवा लेगा, चाहे पैसे देके, चाहे जैसे भी। नीट की हालत ये है कि अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में 1-2 दिन पहले खबर छपी थी कि हर साल ये होता है कि कुछ लड़के जो जिनका रिजल्ट बहुत पीछे होता है, जो बहुत पीछे रैंक में होते हैं, वो किसी दूर दराज के किसी गांव से अपीयर होते हैं और उनका रैंक अचानक बढ़ जाता है, सिलेक्ट हो जाते हैं। जाहिर है घपला चल रहा है, क्वेश्चन लीक हो रहा है, और ये 1-2 साल से नहीं हो रहा है। इस केस में इस बार धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है। अब तो क्लियर है कि क्वेश्चन लीक हुआ है, तो क्यों नहीं परीक्षा कैंसिल कर दी जा रही है, और उस पर बात क्यों नहीं की जा सकती है? और बात मंगी संसद में नहीं हो रही है, मीडिया में कहाँ चर्चा हो रही है? मीडिया में क्यों नहीं इस बात पे चर्चा हो रही है कि नीट हर साल क्यों क्वेश्चन रिलीज हो रहा है? 20 परीक्षाएं रद्द हुई, और उसमें मीडिया में तो कोई ऐसी चर्चा नहीं है जैसी होनी चाहिए, कौन सी परीक्षा रद्द हुई, क्यों हुई, वगैरह वगैरह। तो हालत ये है कि कोई भी बीजेपी के खिलाफ नहीं, कोई भी इन द सेंस की जो बीजेपी के खिलाफ था वो तो है ही है, कोई बदल नहीं रहा है। जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था वो बदल नहीं रहा है। तो सबसे पहली जरूरत तो ये है कि जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं उनको एक्सपोज किया जाए। हालांकि एक्सपोज भी है ही है, जो जानते हैं वो जान रहे हैं, जो नहीं जानते हैं वो मानने को तैयार नहीं है। तो एक्सपोज भी हो ही चुका है, उससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। तो बीजेपी बाय हुक और क्रुक जिस भी ढंग से उसको सत्ता चाहिए वो उसमें कामयाब हो जा रही है, और जो भी कुछ किया जा रहा है उसका काउंटर उसके पास है और वो सक्सेसफुल रह रहा है। जैसे अभी अगर राहुल गांधी बहुत आगे बढ़ गए, बहुत लोकप्रिय हो गए, तो इमरजेंसी को मुद्दा बना दिया गया कि भाई कांग्रेस तो बहुत बड़ी पार्टी है, इसने इमरजेंसी लेके आए थे। इमरजेंसी कोई इशू नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बना तो दिया गया। और राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष दोनों से चर्चा करवाई गई, दोनों ने किया।
माने वो सिर्फ बीजेपी का काम नहीं कर रहे हैं, वो देश के खिलाफ भी कर रहे हैं, और राष्ट्रपति से भी करवाया गया और राष्ट्रपति ने भी किया। तो अगर राष्ट्रपति अभी भी इमरजेंसी की चर्चा 50 साल बाद कर सकती है, और अखबार में ये खबर छपा है कि घेराबंदी है, वो इमरजेंसी घेराबंदी है, वो कांग्रेस की दुखती रग है, और सहयोगी भी इससे असहज हो सकते हैं, इसलिए इमरजेंसी का मुद्दा उठाया जा रहा है। तो क्लियर है कि कांग्रेस को कमजोर करना है, या कांग्रेस की पूरी इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए इमरजेंसी का मुद्दा उठाया जा रहा है, और कहा जाएगा अरे तुम कांग्रेस को कैसे सपोर्ट कर रहे हो। तो पूरी तरह से कोशिश ये है कि इंडिया गठबंधन को भी तोड़ दिया जाए, या उसके लोगों को भी अलग कर दिया जाए, बाकी लोगों को तो लाया ही जाएगा। तो और चूंकि अभी तक ये लोग कामयाब रहे हैं, इसलिए उम्मीद भी होगी कि कामयाब रहेंगे, वो बात की बात है। एक एग्जांपल और, अभी जीएसटी में छूट दी गई, जब इलेक्शन हार गए तो जीएसटी में छूट दी गई। जीएसटी को मैं शुरू से फॉलो कर रहा हूं, जीएसटी पे मेरी एक किताब भी है। जीएसटी जब आप हार गए, जीएसटी में छूट तब दी गई जब गुजरात इलेक्शन में प्रॉब्लम हुई, और अभी इस बार हार गए तो जीएसटी में छूट दी गई। उसमें एक छूट ये है कि हॉस्टल के खर्चे पर या पीजी के खर्चे पर 20,000 रुपए से ज्यादा कम दे रहे हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। आज फुल पेज का एक एडवर्टीजमेंट है नरेंद्र मोदी की फोटो के साथ कि थैंक यू प्राइम मिनिस्टर। 10 साल से वो टैक्स लग रहा था जो नहीं लगना चाहिए बच्चों की फीस पे, और एक आदमी आज थैंक यू कह रहा है जब हटा दिया गया। वो मांग क्यों नहीं कर रहा था कि हटाया जाना चाहिए, ये टैक्स गलत है। ना खबर छपी, ना उसी सज्जन ने या उस संस्था ने 10 साल चर्चा की, और ना उन छात्रों का सपोर्ट किया जिनको हॉस्टल की जरूरत थी और जिसपे जीएसटी लग रहा था। तो ऐसे लोग हैं कि जब प्रधानमंत्री को बड़ा महान बनाने की जरूरत हो तो थैली लेके चले आते हैं, और राहुल गांधी का विरोध करना हो तो थैली लेके चले आते हैं। तो और राहुल गांधी वो नहीं करेंगे जो पप्पू यादव ने कहा कि मैं 6 बार का सांसद हूं, आप हमसे बोलिएगा। तो राहुल गांधी चूंकि वैसे नहीं है, इसलिए राहुल गांधी को उसका नुकसान हो रहा है। राहुल गांधी के सपोर्टर वैसे नहीं है जो झोला के लेके चले आके अरे राहुल गांधी आपने क्या किया। किसी ने राहुल गांधी को कांग्रेचुलेट तो नहीं किया फुल पेज का एड निकाल के कि आप यहां से वहां पहुंच गए, और लेकिन देखिए जीएसटी कम करने पे तारीफ की जा रही है। तो ये हालत है, ये हमारा समाज है, ये हमारा देश है। सब लगे हुए हैं कि किसी तरह मंदिर बन जाए, चाहे उसमें से पानी चू रहा है। ये नृपेंद्र मिश्र का स्पष्टीकरण था और अखबारों में छपा कि वो नाली नहीं बनाई गई थी इसलिए पानी इकट्ठा हो गया, इसलिए टपक रहा था। अरे क्यों नहीं नाली बनाई गई थी, मैंने मना किया था, पैसे नहीं थे उसके लिए। नहीं, ऊपर तो पानी, अगर पानी जमा है तो इसका क्या मतलब है कि पानी टपकेगा? छत पे पानी जमा होता है, कई बार हो जाता है, नाली बनाई जाती है, पानी टपकेगा, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। और वही मैं कह रहा हूं, स्पष्टीकरण अखबारों में पहले पन्ने पे छपा है, और वही हुआ कि छत पे पानी भर गया तो छत गिर गई जबलपुर में। तो ऐसे तो काम हो रहा है और लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें अगर सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और सब लोगों से मेरा मतलब टीडीपी और नीतीश कुमार की पार्टी से है, जिनके पास एक नहीं 2 बार मौका था ये बीजेपी को हराए और बीजेपी को सत्ता से अलग करे। अगर बीजेपी सत्ता में नहीं रहती तो वो तोड़फोड़ नहीं कर सकती, अब रह के तो वो कर ही सकती है। तो आप जानते हैं कि वो तोड़फोड़ करेगी, आपको ही करेगी, फिर भी आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो या तो आप रिस्क ले रहे हैं, या आपको डर नहीं है, या आपको उसी में फायदा है। तीनों कारण से आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? और अगर आप ऐसा कर रहे हैं और अगर ज्यादातर लोग ऐसे हैं तो राहुल गांधी क्या कर लेंगे, अखिलेश कुमार क्या कर लेंगे? तो ये हालत है, मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल की स्थिति है। और उसमें अगर राष्ट्रपति साथ दे रहे हैं, लोकसभा के स्पीकर से तो कोई उम्मीद नहीं है, उनको तो बनना नहीं चाहिए था, बना दिया लोगों ने, तो अलग बात है। तो कुल मिलाकर के सभी ऑपोजिशन के दल कमजोर हुए हैं, देश का नुकसान हो रहा है, सब कोई देख रहा है, परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, जो काम हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, फिर भी कोई विरोध नहीं है, और मीडिया खुल के साथ दे रहा है, मेन लाइन मीडिया, उसमें कोई इशू ही नहीं है, कोई इशू नहीं हो गया है। संजय जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? अपोजिशन मजबूत इतना है कि कम से कम 52 सीटों से कांग्रेस पार्टी आज 102 सीटों पे आ गई, 237 सीटें आज अपोजिशन के पास है। अपोजिशन का लीडर है आज वहाँ सदन में, और अपोजिशन कैसे मजबूत नहीं है? चलिए, लेकिन आपकी बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बात जो आप दूसरी बात थोड़ा हाँ प्लीज अपनी बात रखिए जल्दी से। अपोजिशन जहां तक पहुंचा है वो इसी कारण पहुंचा है कि या तो ईवीएम में गड़बड़ है, या बीजेपी के जो तौर तरीके हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह, उससे
उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ये नीतीश कुमार को जब मौका था और चंद्रबाबू नायडू को जब मौका था, तो इस बात को समझ करके सरकार नहीं बनने देनी चाहिए थी। और अगर सरकार बनने दिया उन्होंने, अगर उनको लगा वही जरूरी है, तो कम से कम इनको नहीं बनने देते। और अगर दोनों उन्होंने नहीं किया तो अब हम किससे उम्मीद करें और कब तक करें? 5 साल तो 5 साल का इंतजार तो किया ही जाएगा, करेंगे ही, कोई विकल्प नहीं है। नहीं, लेकिन आपको अभी 5 मुझे साल इंतजार करने की नौबत नहीं आएगी संजय जी, अभी बहुत खेल बाकी है, बहुत खेल बाकी है। अभी 5 साल इंतजार करने की नौबत नहीं आएगी। सरकार खुद चाहेगी कि मध्यावधि चुनाव हो जाए। खैर, अमलेंदु उपाध्याय जी, आपके पास जल्दी से आना चाहता हूं, क्योंकि 240 सीटों वाली बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि बैसाखियों के सहारे वो आगे भी 5 साल तक ऐसे ही रहे। नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखिए, अमित शाह के चेहरे को देखिए, आप बिल्कुल, अगर आप राजनीति के विश्लेषक हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये चेहरे का भाव क्या कुछ कहता है। सुनील शुक्ला जी मुस्कुरा रहे हैं, उनके पास आऊँगा, ज़रूर वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन जल्दी से आना चाहता हूँ अमलेंदु जी आपके कमेंट के लिए। अमलेंदु जी, क्या कुछ आप देखते हैं यहाँ से? देखिए, बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं राजनीति की, लेकिन परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और जो बात यहाँ महत्वपूर्ण है वो अब कल से कुछ और दिखाई देगा। नीतीश बाबू हो सकता है कि अपनी कार्यकारिणी की बैठक करेंगे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा करेंगे, 1-2 नाम सामने आ रहे हैं, उन नामों में से किसी एक को चुन लेंगे। लेकिन क्या इतना आसान है? और क्या सिर्फ इसी के लिए दिल्ली आए हैं? पटना में भी ये काम हो सकता था, ये काम बिहार के दूसरे शहर में हो सकता था। इसलिए पटना या बिहार के दूसरे शहर की बात कर रहा हूं क्योंकि अगले साल ही चुनाव है। फिर आप दिल्ली में क्यों आए हैं? क्या आपको दिल्ली में चुनाव लड़ना है? आपको चुनाव पटना में, बिहार में लड़ना है, और आप दिल्ली आकर के इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे क्या कुछ हो सकता है? अमलेंदु उपाध्याय जी। राजीव जी, अल्लामा इकबाल ने लिखा था कि वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने शायद ये पढ़ लिया फिर से अल्लामा इकबाल को, और शायद अपनी दास्तां बचाने के लिए दिल्ली आ रहे हैं नीतीश कुमार राजीव जी। अब वो बचाते हैं अपनी दास्तां, नहीं बचाते हैं, नीतीश कुमार के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आज जिस तरीके से विजय चौधरी का बयान आया है, जो उनके मंत्री भी हैं, बहुत नजदीकी समझे जाते हैं नीतीश कुमार के, उन्होंने कहा है कि जो राष्ट्रीय परिदृश्य चल रहा है उसकी समीक्षा करनी है और 2025 के चुनाव में क्या करना है पार्टी को, ये तय करना है। तो 2025 के चुनाव में जो कुछ करना है आपको, तो वो 2025 में कर लीजिएगा, अभी काहे को जल्दी में पड़े हो, दिल्ली आने की क्या जरूरत है? जाहिर सी बात है राजीव जी कि नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार हो, चाहे वो अपने उड़ीसा वाले नवीन पटनायक हो, इनके ऊपर नजर भारतीय जनता पार्टी की ठीक उसी तरीके से है जैसे कि जयललिता की एआईएडीएमके के ऊपर थी भारतीय जनता पार्टी की। हमने देखा कि किस तरीके से एआईएडीएमके का क्या हश्र हुआ है। तो मुझे लगता है नीतीश कुमार जयललिता बनने से भी बचना चाहते हैं और अपनी पार्टी को एआईएडीएमके बनने से भी बचाना चाहते होंगे, इसीलिए दिल्ली आ रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं चाहते हैं और ऐसा कुछ नहीं है और केवल यहाँ आकर के गप्प मारने के लिए आ रहे हैं, तो फिर आप समझिए राजीव जी, फिर हर्ष जनता दल का क्या होना वो समझा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार चतुर खिलाड़ी है राजनीति के, और जाहिर सी बात है राजीव जी की अल्पमत में होते हुए वो लगातार 25 सालों से, अगर या 17 साल से 18 साल से कितने भी साल हो गए, उससे अगर वो लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं और दोनों दलों की तरफ से मदद से बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की मदद से भी बन जाते हैं और आरजेडी मदद से भी बन जाते हैं, तो नीतीश कुमार कोई बुद्धू तो नहीं है राजीव जी किसी भी हाल में। तो नीतीश कुमार अगर दिल्ली आ रहे हैं तो कोई ना कोई बड़ा खेल निश्चित तौर पे है। अब नीतीश कुमार क्या खेल करते हैं ये देखना होगा राजीव जी। अब जहां तक मोदी जी का सवाल है राजीव जी की वो किस तरीके से चाहते हैं और किस तरीके से वो 272 पार करना चाहते हैं या मध्यावधि चुनाव में जाना चाहते हैं, हर हाल में राजीव जी वो मध्यावधि चुनाव में भी तभी जा पाएंगे जब या तो वो अपने सहयोगियों के तोड़फोड़ करें, इस स्थिति में पहुंच जाए, या कुछ लोगों को बाहर बना करें, या फिर अपने जो सहयोगी उनमें से कुछ को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। जो भी होगा राजीव जी वो काफी कुछ उठापटक वाला होगा और मोदी जी के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान अब रहा नहीं है। ना मध्यावधि चुनाव में आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि मध्यावधि चुनाव में अगर आप जाते हैं तो इंडिया गठबंधन तैयार है और अगर आपने घोषणा कर भी दी, आप चले भी गए राष्ट्रपति के पास, तो दूसरे लोग पहुंच जाएंगे कि भाई हमारे पास बहुमत है, और जब बहुमत है तो देश को चुनाव में क्यों झोंका जाएगा, दूसरे लोग अगर दावा कर देंगे तो वो स्थिति बनने ही नहीं पाएगी कि मोदी जी मध्यावधि चुनाव में जा पाए। नीतीश कुमार इस बात को राजीव जी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि अगर उन्होंने अपनी पार्टी को नहीं बचाया, जो गलती वो कर बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की, उससे भारतीय जनता पार्टी को तो फायदा हुआ है, नीतीश कुमार को उससे नुकसान हुआ है।
और जो संजय पासवान भारतीय जनता पार्टी के नेता है राजीव जी, उनका खुद का बयान है कि अगर नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो जीरो पे आउट हो गई होगी। तो ये सारी चीजें नीतीश कुमार को मुझे लगता है कि मजबूर कर रही है कुछ सोचने के लिए। लेकिन जैसा कि पप्पू यादव का कहना है कि नीतीश कुमार मन से समाजवादी हैं, लेकिन उनके कुछ नजदीकी लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहते हैं, तो उनको जो कहीं ले जाना चाहते हैं। तो अब ये नीतीश कुमार की उहापोह राजीव मुझे लगता है कल स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि शायद नीतीश कुमार जो भी फैसला लेंगे वो अपना भविष्य देखते हुए, अपनी पार्टी का भविष्य देखते हुए और साथ साथ बिहार का भविष्य भी देखेंगे। और लेकिन अगर इस सरकार को जिंदा रखते हैं और इसको बचाने के लिए काम करते हैं, तो इस सरकार के जितने भी पाप हैं उसके भागीदार नीतीश कुमार उतने ही होंगे जितने नरेंद्र मोदी है या अमित शाह जी। हेमंत कुमार जी, नीतीश कुमार का जिक्र कर रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय, जरा इसमें आप अपनी बात जोड़िए प्लीज। राजीव जी, नीतीश जी के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती है कि अपनी पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत की जाए और पार्टी को मजबूत किया जाए। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक दिल्ली में कर रहे हैं, तो उसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय जो हम लोग की जानकारी में है कि वो ये लेने जा रहा है कि अध्यक्ष जो है, अभी अध्यक्ष की का पद वो नीतीश कुमार के पास में है। जब ललन सिंह को हटा करके उनसे इस्तीफा लेकर के उन्होंने अध्यक्ष पद अपने पास लिया था, तो अब चाहते हैं कि वो अध्यक्ष पद दूसरे किसी को दिया जाए। और उसके लिए जो सबसे उपयुक्त जो व्यक्ति है वो है मनीष वर्मा, जो IAS अफसर रहे हैं और उन्होंने VRS लिया था और नीतीश जी के काफी करीबी हैं, उनकी जाति के भी हैं। तो उनकी जाति की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको भी एड्रेस करना है और अपने विश्वास पात्र को वहां रखना है। आप समझिए कि एक तरह से वो RCP का दूसरा चेहरा उनको आप मान सकते हैं कि एक समय जिससे RCP को जितनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई थी, उसी तरह की जिम्मेवारी मनीष वर्मा को मिलने वाली है और ये लगभग तय हो चुका है कि मनीष वर्मा को जिम्मेवारी मिलेगी। तो इसके जरिए नीतीश कुमार एक तो अपनी पार्टी को पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, पार्टी संगठन को मजबूत बनाना चाहते हैं, और दूसरे की जो आशंकाएं अभी जिस पर चर्चा हो रही है कि जो नरेंद्र मोदी की या बीजेपी की जो गिद्ध निगाहें जो अपने सहयोगियों पर लगी रहती है, अभी जो उनके ताजा सहयोगी जो जिसके सहारे ये सरकार चल रही है, खास करके नायडू और नीतीश कुमार, तो इनको अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखने के लिए भी ऐसा व्यक्ति चाहिए जो किसी तरह इधर उधर हिले डुले नहीं। तो उसमें मनीष वर्मा एक महत्वपूर्ण नाम है। और उसके अलावा कई, मुझे जैसे कि मैंने पहले कहा कि लोकसभा में जो दिलेश्वर कामत को पार्टी का नेता बनाया गया, उधर संजय झा को राज्यसभा में जिम्मेवारी दे दी गई सदन के नेता के रूप में। लेकिन नीतीश जी ने एक काम बहुत होशियारी से किया कि किसी भी जो मंत्री बनाए गए उनको कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिलवाया, और उसके पीछे ये सोच मानी जा रही है कि वो कोई ऐसा अपनी पार्टी में कोई पावर सेंटर दूसरा नहीं बनने देना चाहते हैं कि जहां लोगों की भीड़ जुटे, जहां लोग दरबार लगाए, वो दरबार सिर्फ एक ही रहे जो नीतीश कुमार का दरबार है, उस दरबार में सबको सजदा करने के लिए जाना पड़े। तो अभी नीतीश कुमार के सामने ये चुनौती है कि वो अपनी पार्टी को कैसे इंटैक्ट रखें और उसके लिए अपनी पार्टी पर मजबूत पकड़ बनाए रखें। उनके बेटे के बारे में जो चर्चा हो रही थी उस चर्चा में कोई दम नहीं है। मनीष वर्मा वाला जो है वो लगभग तय हो चुका है और मनीष वर्मा को अध्यक्ष बनाया जाएगा पार्टी का, और नीतीश कुमार वो अध्यक्ष पद से मुक्त होंगे। और जैसा कि ये कहा जा रहा है उनकी पार्टी की भीतर जो चर्चाएं सामने आ रही है कि नीतीश कुमार अपने आप को पूरी तरह फोकस करेंगे अब विधानसभा चुनाव को लेकर के। एक बात और जो नीतीश कुमार को लेकर जो चर्चा है, जिसको लेकर के आप लोग हंस भी सकते हैं, कि ये जो कहा जाता है कि नीतीश जी मानसिक रूप से पता नहीं किस स्टेज में है कि वो कभी कभी कुछ कहते हैं और बोलते रहते हैं। उनकी हरकतों से लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या कर जाएंगे। लेकिन जो निर्णय उन्होंने अभी तक लिए हैं, अभी लोकसभा चुनाव के बाद, उन निर्णयों के आधार पर आप नहीं कह सकते हैं कि नीतीश जी की जो मानसिक स्थिति है उसको लेकर के आप कोई आशंका जता सकते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष तय करना हो, वो मंत्रियों को महत्वपूर्ण विभाग न दिलवाने की टैक्टिस हो, वो हो। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर वो मनीष वर्मा को लेकर के आ रहे हैं। तो ये सारे निर्णय जो है वो राजनीतिक रूप से इतने परिपक्व निर्णय के रूप में देखे जा रहे हैं, जिससे नीतीश कुमार अपनी पार्टी पर अधिक से अधिक अपनी पकड़ मजबूत बना सके और अपनी पार्टी को नए सेंधमाड़ी से भी उसको बचाने की
पूरी समझिए कि एक तरह से कवच कुंडल पार्टी को देना है। और इसलिए इस लिहाज से ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो मीटिंग है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर इतना महत्वपूर्ण है तो सुनील शुक्ला जी ये काम तो पटना में भी कर सकते थे, वो दिल्ली आने की क्या जरूरत है सुनील जी? सुनील जी का वीडियो शायद डाउन है, लेकिन प्रमोद अग्रवाल जी आप जरा बताइए, ये काम पटना में भी हो सकता था, चुनाव है, चुनाव पे फोकस रह सकते थे नीतीश बाबू, दिल्ली आकर के ही बैठक करने की क्या जरूरत? दो चेहरे वालों के साथ रह रहे के दोहरापन तो नीतीश कुमार के अंदर बढ़ ही गया है। दिखाते वो कुछ हैं, करते कुछ हैं, पिछले कई दिनों से ऐसा कर रहे हैं वो जी। दिल्ली आकर मुझे लगता है कि न केवल अपनी पार्टी का एजेंडा सेट कर रहे हैं, बल्कि बजट में अपनी हिस्सेदारी की पुख्ता तैयारी भी करवाना चाहते होंगे सरकार से मिलकर जी। क्योंकि सरकार बिहार में पिछले चुनाव में के दौरान उन्होंने कहा था आखिरी भाषण में कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। बिल्कुल अगर वो अपनी बात पर कायम रहते हैं तो इस बार उनको चुनाव लड़ना ही नहीं है। अगर चुनाव लड़ना ही नहीं है तो फिर फिक्र किस बात की है? तो ये तो उन्होंने साफ कर ही दिया कि उन्होंने वो बात झूठ बोली थी, उनको चुनाव लड़ना भी है और शायद उनके मन में मुख्यमंत्री से बड़ा पद भी हो। लेकिन दिल्ली आना इसलिए जरूरी लग रहा है कि बीजेपी को लगातार वो ये मैसेज देते रहना चाहते हैं कि जो आपके साथ एक बैसाखी है उसका एक बैसाखी का जो एक हिस्सा है वो मैं हूं और मेरे को आप इग्नोर नहीं कर सकते। हर बात पे मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी। वो अपने सांसदों और अपनी पार्टी को तो जो समझाना चाहते हैं वो तो समझाएंगे ही, भारतीय जनता पार्टी को भी समझाएंगे कि भाई साहब बिहार के लिए आपको चुनाव पूर्व इस बजट में बहुत कुछ ऐसा देना है जिससे हमारी सरकार दोबारा आए। और यह भी समझाएंगे कि आपके जो मंत्री भाषण दे रहे हैं इस बार नेतृत्व पार्टी का होना चाहिए। अगर आप इस पर लगाम नहीं लगाएंगे तो हमारा मुंह भी खुला हुआ है, हम भी बोल सकते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व में भी परिवर्तन होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, इस बात को भी वो ध्यान में दिलाने दिल्ली आ रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाहता था जो आपने इंगित की थी कि बिरला जी ने कहा कि माइक का स्विच मेरे पास नहीं है, ये कौन बंद करता है या कैमरा कौन हटाता है। तो संविधान के जो लोग बहुत जानकार बनते हैं भारतीय जनता पार्टी में और हर बात में संविधान की धाराएं ला के बताते हैं कि ओवैसी को इसलिए हटा देना चाहिए, फलाने महुआ मोइत्रा को इसलिए हटा देना चाहिए, राहुल गांधी की सदस्यता और बंगला इसलिए खाली करा लेना चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि ये विशेषाधिकार हनन कर कौन रहा है। ये विशेषाधिकार हनन का मामला है, किसी एक विपक्ष के नेता का माइक आप बंद कर देते हैं बिना कोई सूचना दिए और अध्यक्ष कहता है कि ये मैंने नहीं किया, तो फिर किया किसने है? निश्चित रूप से इस बात का भी अगली बैठक में इस बात का भी सवाल उठना चाहिए संसद के अंदर कि ये करता कौन है। क्योंकि आपको याद होगा कि चुनाव पूर्व जब एक बार कुछ बेरोजगार छात्र सदन में कूद गए थे दर्शक दीर्घा से और उनके पास दर्शक दीर्घा का पास भारतीय जनता पार्टी के सांसद का था और उस पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि उसको टिकट नहीं दिया, शायद देते तो वो भी हार जाता। लेकिन ये बात आज तक तय हुई है कि उस आदमी पर ये कोई पूछताछ नहीं करी गई, ना कोई उस पर कार्रवाई की गई। ठीक उसी तरह इस मामले को भी टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए कि माइक का बटन किसके पास है। बिल्कुल जो एक देश की जनता की आवाज दबाने का प्रयास कर रहा है, जो सदन का सदस्य अगर नहीं है और वो ऐसा कर रहा है तो वो दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र को अपनी बाजीगरी से धोखा दे रहा है और ऐसे धोखेबाज को एक्सपोज किया जाना बहुत जरूरी है। प्रमोद जी, क्योंकि समय अब खत्म हो रहा है, जल्दी से संजय जी आपके पास आना चाहता हूं। संजय जी 1 मिनट में जरा अपनी बात भी रखिए और आपसे भी समझना चाहता हूं जरा बस इस पर फोकस कि आखिर नीतीश कुमार को दिल्ली आने की क्या जरूरत है। नीतीश कुमार अगर अपने अध्यक्ष का चुनाव करना चाहते हैं तो ये काम वो पटना में भी कर सकते थे और जैसा अभी हेमंत जी कह रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव है, अपने आप को फोकस रखना चाहते हैं। यही बात ललन बाबू ने भी कही थी कि मैं अपने चुनाव पर फोकस रखना
करना चाहता हूं लोकसभा के चुनाव पे, और इसीलिए उस समय उन्होंने उस पद से जो अध्यक्ष का पद था उसको उन्होंने त्यागा था। लेकिन अब नीतीश बाबू भी बिहार पे फोकस रखना चाहते हैं, तो बिहार में ये कार्यकारिणी की बैठक कर सकते थे। दिल्ली आने के पीछे का राज क्या हो सकता है, थोड़ा शॉर्ट में प्लीज। एक तो पॉलिटिकल तो है ही है, मतलब अभी नीतीश कुमार मोदी जी को अपनी ताकत दिखाना पार्टी की, और पार्टी के लोगों को अपनी ताकत दिखाना, दोनों है, वो तो है ही है। लेकिन मीटिंग बिहार जैसे ड्राई स्टेट में मीटिंग होगी कैसे? मीटिंग मुझे लगता है कि बिहार में तो मीटिंग होती ही नहीं होगी किसी की भी। मीटिंग तो दिल्ली में ही होती होगी। ये वाली मीटिंग चर्चित हो गई है, क्योंकि बिहार में मीटिंग करने का कोई मतलब नहीं है। अगर ड्राई स्टेट है तो, और उसमें सत्तारूढ़ पार्टी की मीटिंग का क्या मतलब है? तो मीटिंग हमेशा बाहर होती होगी, और वैसे भी पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग दूसरे शहरों में, गोवा और बैंकॉक जैसी जगहों पे होती रही है, तो उसमें दिल्ली में होना बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि इस बार इसलिए चर्चा में है कि मामला बीजेपी और ये सरकार बनाने और ये वाला है। लेकिन बिहार में मीटिंग का मतलब अब कोई जगह, माने पटना के अलावा तो एक तो कोई शहर नहीं है, और दूसरा कोई ढंग का शहर नहीं है, और दूसरा ये कि ड्राई स्टेट है। तो मुझे लगता है कि वो कोई बड़ी बात नहीं है। पॉलिटिकल कारण तो जो है सो है ही है। दूसरी बात ये है कि बिहार में ऐसी कोई मीटिंग की जगह नहीं है, तो इसलिए आए होंगे। ये इसको स्वीकार नहीं कर सकता मैं कि बिहार में मीटिंग की कोई पॉलिटिकल कारण तो है ही। आप गांधी मैदान में कर लीजिए शामियाना लगा के, उसमें क्या है? गांधी मैदान से बड़ी जगह कोई हो सकती है? 5 स्टार की बात कर रहा हूं मैं। तो मैं 5 स्टार की बात कर रहा हूं, 5 स्टार की बात कर रहा हूं। चलिए, लेकिन वो आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूं, और लाइट मोड में इस बात को बिल्कुल माना जा सकता है। दीपक जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी नहीं, मैं केवल ये ध्यान में ला रहा हूँ कि अभी दिल्ली में जो बैठक हुई, अब पिछले 2-3 बार जो है ना, ये जेडीयू की बैठक दिल्ली में ही हो रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिसंबर 2023 में जो हुई, जिसमें लल्लन सिंह को बनाया गया अध्यक्ष, वो भी दिल्ली में हुई। ये बात जरूर है कि अब राजनीतिक रूप से दिल्ली को संदेश देना जरूरी हो गया। इससे कंसिस्टेंसी में सारी बैठकें जो हैं वो दिल्ली में की जा रही हैं, अपने आप को एसर्ट करने के लिए। वो ये बताना चाहते हैं कि जब हमारे इतने बड़ी संख्या में लोग आए हैं चुनकर, ये बात सही है कि इस समय की जो बैठक है वो हो सकती थी वहां पर पटना में, लेकिन वो जानबूझ के दिल्ली में कराया जा रहा है। उसका क्लियर वो मैसेज भी देना चाहते हैं। पिछले 2 बैठकों से करें, 2020 में शायद एक बैठक हुई थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, वो भी दिल्ली में हुई थी। तो पिछले कुछ समय से देखिए, नीतीश बाबू की तो शुरू में वो इसलिए करना चाहते थे कि उनका, आप हम सब जानते हैं कि एक समय था जब वो प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक थे, दावेदार भी थे। तो वो ये बता रहे हैं कि मैं अभी भी बड़े पद का दावेदार हूँ। ऐसा नहीं कि जब मैं आपके साथ पहले था, बाद में बीच में मैं इंडिया के साथ चला गया, या इनके साथ जो चला गया, आरजेडी के साथ चला गया, तब की जो मेरी महत्वाकांक्षा है अब भी बची हुई है, वो बताना चाहते हैं। और अपने सांसदों को भी मैसेज देना चाहते हैं कि मैं बीच बीच में आपके पास दिल्ली आता रहूंगा। राजीव जी। अमलेंदु जी, एक लाइन में आपसे भी, आखिर क्या कारण हो सकता है? जुड़े हैं अमलेंदु जी? हाँ, क्या कारण हो सकता है नीतीश बाबू का दिल्ली आना? राजीव जी, खुद को बचाना, पार्टी को बचाना, फिलहाल तो मुझको यही कारण समझ में आता है, वरना दिल्ली आने की कोई जरूरत नहीं थी। पटना से दिल्ली क्यों आते हैं? पटना तो खुद पाटली पुत्र है, तो पलटी पुत्र को जो दिल्ली आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पार्टी बचानी है, वो किस तरीके से बचानी है अब ये उनको तय करना। राजीव जी, वो कोई भी फैसला ले सकते हैं पार्टी। बिल्कुल। तो निगाहें टिकी हुई हैं हम सबकी कल के कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नीतीश कुमार की, और उससे क्या कुछ निकल के आता है। हेमंत कुमार जी जो बात कह रहे हैं, अगर सिर्फ वही है तो इसके पीछे क्या कुछ राजनीति है, और ऐसे भी नीतीश बाबू कब पलट जाएंगे ये पता शायद उनको भी नहीं रहता है। इसलिए तो आखिर में सब कुछ सामने आता है खुल के, जब वो निकल के पहुंचते हैं राज्यपाल के यहाँ, और वहां से निकल के आते हैं उधर लालू प्रसाद यादव के यहाँ, या उलटते पलटते इधर से उधर, उधर से इधर। तो देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। लेकिन इतना तय मानिए कि ये सरकार 5 साल अगर चल गई तो बहुत बड़ी बात है। अगर चल गई तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद नहीं चाहेंगे कि 5 साल उनकी सरकार चले। वो भी चाहेंगे कि मध्यावधि चुनाव करा के 240 नहीं बल्कि 272 से ज्यादा सीटें लेके आ जाएं, और फिर बल्ले बल्ले हो। इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आप तमाम साथियों का, प्रमोद कुमार जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, हेमंत कुमार जी, संजय कुमार सिंह साहब, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे सुनील शुक्ला जी।